Hello students, welcome at Star Careers. Today our topic is basic concept of microeconomics. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की, जिसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसको किस संदर्भ में, किस रूप में, किस एरिया को लेते हैं, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कहते हैं इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम काउंटिंग, मतलब कि नेशनल इनकम काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो कॉन्सेप्ट है। कहते हैं इन जर्नल पब्लिक लैंग्वेज इट इज़ पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। कहते हैं जनरल पब्लिक में के जो शब्दों में कहा जाए, सामान्य शब्दों में कहा जाए, तो वो है पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। ठीक है, यद्यपि कह सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन ए वाइडर रेंज। कहते हैं जब हम इकोनॉमिक नेशनल इनकम की बात करते हैं, हम उस वक्त जो है इसको एक वाइडर सेंस में लेते हैं। कहते हैं इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी आल्सो इंक्लूड्स, मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर के साथ में डोमेस्टिक टेरिटरी में जो बातें बताने जा रहे हैं वो भी उसमें शामिल होती हैं, इंक्लूड होती हैं। वो कौन सी बातें हैं? नंबर 1 आता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। शिप्स और एयरक्राफ्ट जो हैं, जो दो देशों के बीच में चलाए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, उनको भी इसमें शामिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं प्लेन्स ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरलाइंस बिटवीन रशिया एंड इंडिया। तो रशिया और इंडिया के बीच में जो प्लेन ऑपरेट हो रहा है, उसे जो है जिसका ऑपरेशन जो है वो इंडिया से हो रहा है, उसकी जो मेन हेड ऑफिस है या उसका जो मेन काम है वो इंडियन एयरलाइंस का काम जो है, वो हम इसको जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हम उस बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, किंतु वो चूंकि यहाँ से ऑपरेट हो रहा है इसलिए वो चीज़ यहाँ पर शामिल हो रही है। दूसरा आता है फिशिंग वेजल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation। जहां पे उनका एक्सक्लूसिव राइट है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इंटरनेशनल वाटर्स पे जो है ये रन कर रहे हैं, फिशिंग वेजल्स हैं, ऑयल हैं एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। वो एग्जाम्पल के तौर पे इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर फ्लोटिंग बोट्स ऑपरेटेड बाई इंडियन फिशरमैन, अगर भारतीय फिशरमैन है वो उसको ऑपरेट करता है इन इंटरनेशनल वाटर, जहाँ पे समुद्री एरिया जो है इंटरनेशनल एरिया है उसमें करता है, ऑफ एन इंडियन ओशन विल बी कंसीडर्ड ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसे भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर रखेंगे, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन है वो इंडिया से हो रहा है, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भारत से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से दूसरी चीज ये आती है। तीसरा आता है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। जो विदेश में एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स हैं और मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो जो इंडिया के हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन एम्बेसी इन रशिया, अगर भारत की एम्बेसी रसिया में है तो वो जो है भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, पार्ट है। एक शब्द आया इसमें, कॉन्सुलेट आया है। कॉन्सुलेट का मतलब क्या होता है? कहते हैं कॉन्सुलेट इज एन ऑफिस और बिल्डिंग यूज्ड बाय काउंसिल एन ऑफिसर कमीशन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेसाइड इन द फॉरेन कंट्री। जो विदेश में रह रहा है, जो ऑफिस वहाँ का है, जो बिल्डिंग है, वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत उसकी मतलब गणना होगी, उसे हम यहाँ पे शामिल करते हैं।
कहते हैं। दूसरा जो है कुछ चीजें हैं, जो 3 चीजें हो गई इस प्रकार से इसमें जो है शिप्स और एयरक्राफ्ट जो है ओन्ड ऑपरेटेड बाय इंडियन सिटीजन्स के द्वारा है, जो कहीं चलाया जा रहा बाहर 2 देशों के बीच में उसको लेते हैं। दूसरा हमने बात किया फिशिंग वेजल्स है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिक्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, जो इंटरनेशनल वाटर्स चलाए जाते हैं उनको भी जो ऑपरेट करने वाले इंडिया के हैं इसलिए उसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करते हैं। और तीसरा हम बताएं एम्बेसीज, कंसुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जो कि भारत के बाहर लोकेटेड हैं किंतु वो इंडिया का हिस्सा हैं, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा हैं। अब बात आती है कि कौन सी चीज़ें जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं की आती। तो नंबर 1 आता है एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री इन इंडिया। जो विदेशों के जो है एम्बेसी है, कंसुलेट है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो भारत में है किंतु उनका जो है मालिकाना हक या उसकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो भारत नहीं होगी, बल्कि वो जो होगी उस देश की होगी जिस देश की वो एम्बेसी होगी या जिस देश का जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कह रहे हैं कि जापानीज एम्बेसीज इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान, नॉट ऑफ इंडिया। जो जापान की जो एम्बेसी है वो इंडिया में है, वो जापान के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। शायद क्लियर हो रहा है हमारे ख्याल से। दूसरा जो स्टेप आता है, जो बात है इसमें जो शामिल नहीं होता डोमेस्टिक टेरिटरी, वो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लाइक यूएनओ, WHO ऑफिस जो है लोकेटेड इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, अगर वो हमारे देश के बाउंड्री के अंदर यूएनओ का या आपका WHO का ऑफिस है तो वो हमारा नहीं है, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक बात नोट करने की है, यहाँ पे इंटरनेशनल एरिया की बात एक आती है, उसको आप समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी आर डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल या टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय ए गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। कहता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी है जहां पे किसी देश के जो है गुड्स, कैपिटल या सर्कुलस जो है फ्रीली सर्कुलेट करते हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर ये है। अब तो हमने 2 चीजें बताई इसमें जो शामिल नहीं होती है। पहली जो थी वो थी एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, मतलब विदेशों के जो है जो एम्बेसी है, कंसुलेट है या मिलिट्री वो आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में जो है वो इंडिया में शामिल नहीं होगा। और दूसरा हमने कहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, WHO के बारे में बात की कि वो यहाँ पे वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होंगे। अब आती है बात, इसके बाद दूसरी बात आती है, वो आती है नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में, इसको समझ लीजिए अच्छे से कायदे से। क्या कहते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल आर एन इंस्टीट्यूशन, an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies that country. Normal resident includes both individuals and institutions. कहता है नॉर्मल रेजिडेंट वो हैं जो किसी देश में रहते हैं और उनका जो आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी देश में रहता है, उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं। अब यहां बात आती है कि नॉर्मल रेजिडेंट में जो शब्द हमने सवाल किया सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये क्या है, इसके संबंध में 2 बातें बता दें आपको किस तरह से ये लागू होता है या किस तरह से इसको हम लेते हैं। कहते हैं नंबर 1 है द रेजिडेंट लाइफ्स आर इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो आदमी जो है वहां पे रह रहा है और उस डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है। फिर दूसरा आता है द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग्स, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। और जो आदमी वहां पे रह के अपनी सारी इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जो है वहां पे परफॉर्म करता है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हित के लिए। तो इस प्रकार से जहां पे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आती है, ये 2 बातों को जो हम ऐड करेंगे तो उससे मतलब बनता है या इस्टेब्लिश होता है
कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है। अब एक बात और बता दें आपको, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। ये तो आ गए, अंदर आ गए, किंतु उसमें कुछ कंडीशन है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन से लोग शामिल नहीं होंगे। तो कहते हैं जैसे फॉरेनर्स, टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, हु विजिटेड इन ए कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस, etc। वो जो लोग इस पर्पस से रिक्रिएशन के लिए, हॉलीडे के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं इंडिया में, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट के रूप में नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिया के नहीं माने जाएंगे। दूसरा है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, कहते हैं ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ ए फॉरेन कंट्री लोकेटेड इज इन द गिवन कंट्री। मतलब जो बाहर के लोग यहाँ पे जो एम्बेसीज में ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज जो रह रहे हैं, उनको हम नॉर्मल सिटीजन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तीसरा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO, इसकी बात पहले हमने अभी की है। कहते हैं ETC आर नॉट कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री वेयर, जैसे इंडिया के बारे में, जो इंडिया में हैं उनके वहाँ पे ऑफिसेज उसमें रहते हैं, वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं मानेंगे। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एरिया, जिसकी बात अभी हम बोल रहे थे। तो ये लोग जो UNO या WHO के ऑफिस में रहते हैं विदेशों से आके, दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। इनको जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एरिया माना जाएगा, इन लोगों को उस कैटेगरी का या उस कैटेगरी में रखा जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको 3 चीजें यहाँ पे बताई कि जो शामिल नहीं होंगे। और जो चौथी चीज है वो है आपकी एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसीडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, नॉट टू द इंटरनेशनल एरिया। एक बात और बता दिया इसने कि जो इंटरनेशनल एरिया की बात आई है, वो जो लोग हैं, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसीडर्ड रेजिडेंट ऑफ द कंट्रीज, वहां के निवासी माने जाएंगे जो जिस देश से वो आए। सपोज अमेरिका का आदमी जो है आके यहाँ पे काम करता है, इंडिया के एम्बेसी में काम करता है, तो अमेरिकन माना जाएगा, ना कि वो इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा। कहते हैं एग्जाम्पल, एन अमेरिकन वर्किंग इन UNO, अमेरिका का जो है आदमी जो है UNO ऑफिस में जो है या WHO के ऑफिस में जो इंडिया में लोकेटेड है उसमें काम करता है, तो उसे अमेरिकन रेजिडेंट के रूप में जो है यहाँ पे इंडिया में कंसीडर किया जाएगा। पांचवा जो है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेजल्स, कॉमर्शियल्स, ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम ये लोग रहते हैं। क्रू मेंबर्स फॉरेन वेजल्स के जो हैं, कॉमर्शियल्स, ट्रेवलर्स हैं, सीजनल वर्कर्स हैं, उनको जो है नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। छठा नंबर आता है बॉर्डर वर्कर्स हु लाइव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड क्रॉस द बॉर्डर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस टू वर्क इन द अदर कंट्री। सपोज 2 देश की बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, दूसरे देश के लोग इंडिया में आके काम करते हैं, चले जाते हैं, तो उन्हें हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है? इस प्रकार से यहाँ पे 6 पॉइंट्स हमने आपको बताए। हम फिर से आपको बोल दें कि जो फॉलोइंग जो है आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। तो पहले हमने कहा फॉरेन टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, और जो रिक्रिएशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए, हॉलीडे के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं करते हैं। दूसरा है फॉरेन स्टाफ जो है, एम्बेसीज जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स मेंबर हैं, उनको शामिल नहीं करते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में WHO या UNO में जो है लोग रहते हैं, उनको शामिल नहीं करते हैं। फिर हमने आपको चौथा बताया, उस चौथे के बारे में एक बात बताई आपको कि जो एम्प्लॉइज इंटरनेशनल ऑफिस में काम करते हैं UNO WHO में, वो जिस देश के हैं उस देश के सिटीजन कंसीडर किए जाएंगे, ना कि इंडिया के। और पांचवा हमने आप बताया क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेजल्स, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स और सीजनल वर्कर्स जो हैं, इनको शामिल नहीं किया जाएगा। ये लेस देन 1 साल जो है, 1 साल से कम में जो यहाँ पे स्टे करते हैं। और लास्ट जो छठा हमने लिया, जो बॉर्डर वर्कर्स जो हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर काम कर, सपोज जैसे यहाँ पे चीन है, पाकिस्तान है,
बांग्लादेश है, आपका नेपाल है, इन सब बॉर्डरों से जो पार करके लोग काम करने आते हैं फिर अपने देश चले जाते हैं, उनको हम यहाँ का निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट, सामान्य नागरिक, सामान्य निवासी सॉरी, नहीं मानेंगे। इस प्रकार से हमने आपको ये बताया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सिटीजनशिप क्या होती है। दो शब्द है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। ये क्या है इसको समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझिए, आपकी नॉर्मल लाइफ में और इकोनॉमिक्स में भी ये आपको हेल्प करता है। ये क्या होता है, कहते हैं कि सिटीजनशिप क्या होती है, कहते हैं सिटीजनशिप इट इज ए बेसिकली ए लीगल कॉन्सेप्ट, इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट, कानूनी कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और हमारे इंडिया में कहते हैं आंदा, कहते हैं कि जो यहां पे जन्म लेता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग ए पर्सन टू बिकम ए सिटीजन। या तो वो जन्म लेता है या कुछ उसने जो वहां का लीगल प्रोसीजर उसको फुलफिल किया है, उसके बाद वो उस देश का जो है नागरिक, सिटीजन बन पाता है, कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद। तो अब आता है इसमें दो तरह से जो है सिटीजनशिप जो है हमारी बनती है। नंबर एक बनती है हम बाई बर्थ, कहते हैं हमारा जन्म हो गया, व्हेन ए पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया, भारत में जन्म लिया, वो भारत का नागरिक हो गया, सिटीजन हो गया, ठीक है। दूसरा है पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, हाँ, और कहता है अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज टू बिकम इंडियन सिटीजन। वो बाहर जन्मा है, उसने यहां पर उसने एप्लीकेशन दिया कि भैया मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, और यहां के कानून ने उसके उस एप्लीकेशन को, जिन प्रावधानों को, जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करते उसको कंसीडर कर लिया, हाँ आप बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। तो दो प्रकार से देखा हमने कि आप भारत के नागरिक होते हैं, एक तो जन्म लेके, दूसरा जो है लीगल प्रोविजन जो है, कानूनी जो प्रावधान है एप्लीकेशन के माध्यम से आपने किया, और उसकी जो फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद आप यहाँ के भारत के नागरिक बन जाते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक, आता है आज का रेजिडेंटशिप। रेजिडेंटशिप क्या होता है, कहते हैं कि इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। पहले समझना पड़ेगा कि जो सिटीजनशिप है वो लीगल कॉन्सेप्ट है, और जो रेजिडेंटशिप है वो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, आर्थिक, ठीक। तो अब आता है, कहता है बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ए पर्सन। जो एक आदमी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उस बेसिस पे ये होता है। कहते हैं एंड इंडिविजुअल इज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इफ ही ऑर्डरली resides in the country for a period of more than 1 year। अगर उस देश में वो 1 साल से ज्यादा, more than 1 year वो रहता है और अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उस देश में, उस नेशन में है, इंडिया में है, मतलब कि इंडिया से इंडिया में है, तो उसे हम यहां का रेजिडेंट मान लेंगे, ठीक है। मोर देन 1 ईयर, और वहां पे उसका जो इकोनॉमिक सेंटर जो है वो इंडिया है, तो हम उसे मान लेंगे। एक एग्जांपल जैसे ले सकते हैं कि एक अगर माना रशियन जो है लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मोर देन 1 ईयर रह रहा है, यद्यपि वो जो है वो रशिया का जो है सिटीजन है। तो एट ए टाइम जो है वो किसी दूसरे देश का सिटीजन हो सकता है, नागरिक हो सकता है, और उसी समय वो भारत का निवासी हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है, ड्यू टू हिज और हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे लाइज करता है, होता है। इस प्रकार से हमने आपको आज जो है ये बातें बताई, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत जो बताया आपको। पहले हमने बताया डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी जिसे कहते हैं, ये क्या होता है। फिर हमने बताया नॉर्मल रेजिडेंट बताया, शायद समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, अच्छे से बताया हमने। फिर सिटीजनशिप जो हमने बताया कि लीगल कॉन्सेप्ट है,
इसको बताया आपको हमने। फिर जो लास्ट बताया हमने रेजिडेंटशिप, जो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, हमने उसको आपको समझाया। इस तरह से आज का ये क्लास यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।